हेलो बच्चों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है अर्थशास्त्र के केंज का नियम, मतलब इकोनॉमिक्स का केंजियन रूल को आज हम पढ़ेंगे। केंजियन रूल को केंज का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। इसका वजह था कि इनके पिता भी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। इनकी माँ उस समय के लेडीज महिला में से पीएचडी और स्नातक किए हुए गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी, लेकिन वो हमेशा इनकी माँ वंचितों और गरीबों के लिए जिंदगी भर काम किया। उनका बेटा केंज इतना सुंदर दिमाग का और इतना बढ़िया अर्थशास्त्री निकला। अब देखते हैं कि इनके सिद्धांत में हम पढ़ेंगे क्या। इनके सिद्धांत में कई रूल्स को पढ़ेंगे, फिर इनके जो 5 सिद्धांत हैं वो हम बाद में देखेंगे। उन 5, क्योंकि यही पूछता है ना पेपर में कि केंज के कौन कौन से अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, तो वो 5 लिखेंगे। उससे पहले समझते हैं कि ये किन मुद्दों पर में बात करना चाहते थे। केंज ने कहा कि देखो, बेरोजगारी क्यों आती है, आर्थिक महामंदी क्यों आती है, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव क्यों आता है और लोगों की आय क्यों कम हो जाती है, और अगर ये हो जाती है तो किसी भी कारण से हुआ हो ये, लेकिन इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसका सिद्धांत केंज ने दिया। और इसमें केंज ने साफ साफ कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आ रहा है, बेरोजगारी आ रही है, अगर लोगों की आय में कमी हो रही है, आर्थिक महामंदी आ रहा है, तो इसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए इसे दूर करने में। जब तक सरकार अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगी तब तक हम अर्थव्यवस्था के इस समस्या को दूर नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव की समस्या को दूर नहीं कर सकते। तो इनका सिद्धांत एक लाइन में कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले आप इसको समझो। AS = AD इन्होंने बोला कि अगर अर्थव्यवस्था में समस्या आपको नहीं चाहिए तो संतुलन चाहिए। संतुलन का मतलब इक्विलिब्रियम चाहिए। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए AS = AD को बरकरार रखना पड़ेगा, मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब होता है कि पूर्ति और मांग दोनों बराबर हो, संतुलन में हो, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या नहीं आएगी, लोगों की आमदनी आय भी नहीं घटेगी। अब सबसे पहले इन्होंने अपने सिद्धांत के मुताबिक क्या कहा वो देखिए। केंज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दर में गिरावट आती है और लाभप्रद रूप से किए जा सकने वाले निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे कुल आय में वृद्धि होती है। अब ये बात कहीं आपके सिर से ऊपर ना जाए, इसलिए इस नियम को समझो। ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या आ गई है, मांग की समस्या आ गई है, मांग हो ही नहीं रही है, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा मुद्रा बाजार में पूर्ति करे, जिससे रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी आय भी बढ़ेगी। फिर लोग उस आमदनी को लेकर लाभप्रद, जहां उनको फायदा दिखेगा वहां पर वो उस पैसे को निवेश कर देंगे, पैसा को लगा देंगे, और वो बचत पर कम ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा वो निवेश करेंगे, जिससे उनको लगेगा कि हमें भी लाभ प्राप्त होगा। और जब वो निवेश करेंगे तो रोजगार और भी बढ़ेगा। ये इस नियम से ये कहना चाहते थे। दूसरे नियम में सेकंड में और क्या कहना चाहते हैं, इनके 5 नियम अलग हैं, वो हम अलग बताएंगे। अभी ये टुकड़ों टुकड़ों में जो समस्या को सुलझाए हैं वो बता रहे हैं। केंज रूल के अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में दोनों में एक संबंध है। वो चाहते थे कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की प्रकृति की सही व्याख्या होनी चाहिए, जिसमें
पूर्ति और मांग के बीच असंतुलन पैदा ना हो, क्योंकि जब भी मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाएगा, यानी कि या तो पूर्ति बढ़ गया, असंतुलन का मतलब, और मांग घट गई, मांग बढ़ गया, पूर्ति घट गई, दोनों में संतुलन अगर नहीं है तो इससे वस्तुओं की मांग पर, सेवाओं पर असर पड़ता है। और फिर अधिक आपूर्ति, यानी कि अगर हम मुद्रा को सरकार ज्यादा इसमें आपूर्ति कर दे, यानी कि मान लो किसी देश का अर्थव्यवस्था अभी मंदी में चल रही है, तो मंदी में चलने का कारण है कि वस्तु का मांग कम है, रोजगार में कमी आ गई। तो ऐसे में सरकार मंदी के दौर में ज्यादा से ज्यादा पैसा बाजार में झोंक दे। जब वो बाजार में पैसा ज्यादा झोंकेगा तो अपने आप कीमतें गिरेगी, और जब तक कीमतें गिरेगी तब तक समस्या दूर हो चुका होगा। और सरकार को तब तक पैसा झोंकते रहना चाहिए जब तक कि मांग और पूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर ना हो जाए। जॉन कीन्स बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे। इनका पूरा नाम जॉन मेनार्ड कीन्स था, और बहुत ही ग्रेट माता पिता के ये बच्चे थे। इनके माता तो बहुत बड़ी बेनेवलेंस, परोपकारी थी। अब चलते हैं कि कीन्स का जो ये सिस्टम आया, इन्होंने जो बताया किस दौर में, तो आप जानते हो हमारा 1930 में, 1929 में पूरी दुनिया जो है एक आर्थिक महामंदी से गुजर चुके हैं, और उसी कारण से केन्स सब आया और अर्थशास्त्र के नए नए रूल दिए कि फिर से हम कभी भी जिंदगी में इतने बड़े महामंदी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप जानते हो जो 1929-30 का ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी था, लाखों करोड़ों लोग भूख से मर गए थे, और केन्स का दिल उस समय तड़प उठा था, इसीलिए उन्होंने ये रूल सब बनाकर पूरी दुनिया को दिया। आगे क्या बताना चाहते हैं? आगे बताना चाहते हैं कि केन्स के विचार के अनुसार मंदी के दौर में सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए। सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्च बढ़ाना चाहिए, मतलब सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा, मुद्रा बाजार में झोंकना चाहिए, डालना चाहिए, जिससे मांग में प्रोत्साहित होगा। अब सरकार ने क्या किया? करोड़ों रुपए लेकर के और बाजार में डाल दिया। अब लोगों के पास किसी न किसी तरीके से वो पैसा उनके हाथ में आ गया, उनकी आय बढ़ गई। अब तो लोग सामान खरीदेंगे। पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, आय नहीं था। आय क्यों नहीं था? क्योंकि बेरोजगारी हुई थी। बेरोजगारी क्यों हुई? तो बेरोजगारी होने का कई कारण होता है। शायद कंपनियों ने, मालिकों ने टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया, मशीन बढ़ा दिया, इस तरीके से काम गड़बड़ हुआ, जिससे बेरोजगारी हुई, आय में कमी आई, आमदनी कम हो गई। अब लोग वस्तु का मांग ही, डिमांड ही नहीं कर रहे। तो सरकार को चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें झोंक दो, ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें फेंको बाजार में। जो ही पैसा फेंकोगे, देखो मुद्रा जो सरकार बाजार में डालती है वो सीधे लोगों के हाथ में नहीं आ जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं खर्च करेगी, रेल में खर्च करेगी, कहीं कोई चीज सरकार फ्री देने लगेगी, ये सब चीजें करके, क्योंकि मुद्रा सीधे जो बाजार में डालती है ना सरकार, वो लोगों के हाथ में नहीं आती। मुद्रा किसी दूसरे प्रकार से लोगों के आमदनी पर असर डालकर उनके हाथ में मुद्रा पहुंच जाती है। जब उनके हाथ में मुद्रा पहुंचेगी तो लोग ऑटोमेटिक मांग करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे। पहले उनके पास मुद्रा नहीं था तो वो वस्तुएं खरीदने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन अब वो वस्तुएं खरीदने के लिए जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात को? ये कहना चाहते थे कि सरकार को सक्रिय भूमिका निभाना पड़ेगा, तभी महामंदी या मंदी के दौर से कोई भी अर्थव्यवस्था बाहर निकल सकती है, वरना नहीं निकल सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया दुनिया को कि सरकार ही कर सकती है, मंदी के दौर में सरकार ठीक कर सकती है एक अर्थव्यवस्था की समस्या को। अब देखते हैं जो आपको क्वेश्चन आएगा कि केन्स के नियम के कौन कौन से सिद्धांत थे लिखे।
तो आप लिखना केन्ज के नियम के 5 नियम या 5 सिद्धांत निम्नलिखित था। वो मैं पांचों पढ़कर आपको सुनाता हूं। पहला था, कीन्स के मुताबिक जब सरकार पैसा खर्च करती है तो व्यवसायिक गतिविधि बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है और फिर जीडीपी भी बढ़ जाती है। हो गया पहला। अब सेकेंड, कीन्स के मुताबिक मुद्रा सीधे प्रभावित नहीं करती है, मुद्रा को बदलाव किया जाता है, मुद्रा को खर्च करके वस्तु में बदलाव विनिमय करके उपभोक्ता तक पहुंच जाता है, जिससे ब्याज दर में कमी आ जाती है। इससे उपभोक्ता को और बेरोजगारी में फायदा मिलता है। तीसरा, थर्ड, उन्होंने क्या कहा, कीन्स के मुताबिक उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली है उपभोग भी बढ़ जाएगा। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर सब कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। फोर्थ, कीन्स के मुताबिक अर्थव्यवस्था को भारी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए बचत और निवेश में समानता लानी पड़ेगी। इसको इन्होंने बोला S इक्वल्स टू I, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है, संतुलन आ जाएगा। कभी भी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेविंग should not greater than investment. If investment is greater than saving, it is very good condition. अगर इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा कर रहे हैं और बचत यानी कि निवेश ज्यादा कर रहे हैं और बचत कम कर रहे हैं तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही है। लेकिन बचत लोग ज्यादा कर रहे हैं और निवेश कम कर रहे हैं तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। फिफ्थ, पांचवा रूल, कीन्स के मुताबिक सरकार के हस्तक्षेप के बिना पूर्ण रोजगार संभव नहीं है। जब तक सरकार नहीं करेगी हस्तक्षेप तब तक पूर्ण रोजगार नहीं आएगा, उपभोक्ता की इनकम नहीं बढ़ेगी, मांग नहीं बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था की समस्या दूर नहीं होगी। तो दोस्तों, यही था कीन्स के 5 नियम। इसको याद रखना और अच्छे से समझ लेना और पेपर में आंसर देना। अब मैं थोड़ा सा और 1 मिनट लेकर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पर जाते हो किसी भी फैक्ट्री में और वहां देखते हो कि लोगों की संख्या मतलब कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है एम्प्लॉय की और काम में और मशीनें कम हैं, तो समझ जाना कि हमारा अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में है, वस्तु की मांग भी होगी और उपभोक्ता की आय बिल्कुल संतुलन में है। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में जाते हो, कारखाने में जाते हो, जहां आप देखते हो कि यहाँ पर मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो भले ही मशीन और टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने से आप लोग जानते हो कि बाजार में वस्तु कम कीमतों में बिकेगी, लेकिन मशीनें और टेक्नोलॉजी रोजगार को कम करेगी और रोजगार कम होगा तो उपभोक्ता के पास पैसा नहीं होगा और फिर भले ही सस्ता बेचो बाजार में, लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा। इसलिए हमें मशीन और टेक्नोलॉजी को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए पहले हमें पूर्ण रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। जब पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है, कर्मचारी मिल ही नहीं रही है, तब ऐसे में आप टेक्नोलॉजी और मशीनरी को बढ़ाओ। ये है अर्थव्यवस्था का सही सिस्टम, जिससे अर्थव्यवस्था सही रूप से चलेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो अब आपको केन्ज का रूल याद रहेगा। केन्ज का रूल क्या है? एडी इक्वल्स टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, या एएस इक्वल्स टू एडी, दोनों एक ही बात है। और एस इक्वल्स टू आई, ये दोनों सिस्टम अगर रहेगा तो बहुत बढ़िया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वाई इक्वल्स टू एडी, यानी कि इनकम के बराबर ही एडी एग्रीगेट डिमांड होती है। वाई से इकोनॉमिक्स में वाई मतलब इनकम होता है। तो तीनों रूल याद रखना आप लोग, एएस इक्वल्स टू एडी और एस इक्वल्स टू आई। ये केन्ज का सिद्धांत है जिससे कि अर्थव्यवस्था में आपको संतुलन बना रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, तब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, पूर्ण रोजगार भी रहेगा, लोगों में आमदनी बनी रहेगी और वो वस्तुओं को खरीद पाएंगे। इसके अलावा y इक्वल्स टू एडी भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों, आप लोगों को ये कैसा लगा?
हमें बताना। ये क्लास 11-12 के लिए है, जो कि परीक्षा उपयोगी है और बहुत ही आप लोगों को काम आएगा। और आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना, मेरी गलतियां कमेंट भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।